ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, इस समय हम यूरोपियन आर्ट के बैच में आज प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने वाले हैं। कल जैसा कि वीडियो में आपने देखा, हमने अच्छी तरीके से पूरे पाठ्यक्रम को देखा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को समाप्त करने वाले हैं। तो अभी तक जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और जिन बच्चों को बैच में ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और बहुत ही कम शुल्क में पूरी यूरोपियन आर्ट को बिल्कुल जुबान पर ले आएंगे, ये आपसे वादा है। तो प्यारे दोस्तों, आज देर ना करते हुए चलते हैं सबसे पहले अपने प्रागैतिहासिक काल, यूरोप के प्रागैतिहासिक काल पर बात करते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल। यानी इस क्लास में हम यूरोप की प्रागैतिहासिक काल पर चर्चा करेंगे, पूरी विस्तार से वर्णन समेत कि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक की। तो प्रागैतिहासिक शब्द कहां से आया, यही क्वेश्चन बन जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनना चालू। हमने बताया कि एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो यहां पर आ गया प्रागैतिहासिक। ये प्रागैतिहासिक शब्द आया कहां से, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको हमने आपसे पूछा है। तो प्रागैतिहासिक शब्द आया कहां से, पहला यही आपका टॉपिक है आज का। तो प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लिख लेते हैं, प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक डेनियल विल्सन नाम के विद्वान ने किया था। प्रयोग डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, द आर्कियोलॉजी एंड द प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किस सन में किया था, तो 1851 में, 1851 ईस्वी में किया। ये देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो डेनियल विल्सन नाम के एक विद्वान हुए हैं, जिनकी पुस्तक है द आर्कियोलॉजी एंड द प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में 1851 में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का लेख मिलता है। तो यहीं से इनको प्रागैतिहासिक शब्द का जनक माना जाता है। ये चीज आप लोग यहां पर एक
ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहीं से अगर आ गया है तो प्रागैतिहासिक कला जैसे पढ़ते तो कला शब्द की उत्पत्ति आप लोग जानते हो। कला शब्द का प्रयोग अगर देखें, प्रयोग सर्वप्रथम तो ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद में मिलता है कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। अगर कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम पूछे तो भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि की एक रचना है नाट्य शास्त्र, तो उसमें प्यारे बच्चों सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग कला शब्द का मिलता है। ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो भारतीय लेकिन इससे रिलेट है तो इसलिए इसको बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन बारीकी से पूछे जाते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है और यथार्थवादी कला शब्द का प्रयोग भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में मिलता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को यानी यूरोपियन जो प्रागैतिहासिक काल है उसको, अब यहां पर यूरोपियन बार बार ना कहें तो ये मत समझ लेना भारत का है, ये यूरोप का है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं तो सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि भारतीय कला को पढ़े हैं। तो सबसे पहला होता है पूरा पाषाण काल। अब ये पाषाण कहां आया तो देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है वो पत्थरों के युग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां पर पत्थरों के औजारों का प्रयोग अधिक हुआ था। तो पत्थरों की गुफाओं में आदिमानव रहता था, इसलिए इसे पत्थर का युग या पाषाण युग के भी कहा जाता है। तो पाषाण युग, इसीलिए इनको 3 प्रागैतिहासिक या काल कह लीजिए या पाषाण युग एक ही चीज है, तो इसको 3 काल में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल और दूसरा जो आता है वो मध्य पाषाण काल और तीसरा जो होता है वो नवपाषाण काल। अब ये तो भारत में ऐसे चलता है, लेकिन इसी पूरा पाषाण को क्या कहा जाता है? पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज, ये चीज ध्यान रखेंगे। पेलियोलिथिक एज मतलब पूरा पाषाण काल है। और अगर मध्य पाषाण काल आ जाए तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है मेसोलिथिक एज। बिल्कुल, मेसोलिथिक एज। और जो बचा नवपाषाण काल, इसको नियोलिथिक एज। ये सब सारे बच्चे जानते हैं नियोलिथिक एज। देखिए भारत में इसका टाइम पीरियड अलग है और यूरोप की कला में इसका टाइम पीरियड अलग है। बस ये नाम तो एक जैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो असली चीज है वो
थोड़ा बदल जाती है। सर्वप्रथम तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि यूरोपियन प्रागैतिहासिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो ये चीज यहां पर हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे। तो 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व ये यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का टाइम पीरियड है। 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व, इसको दिमाग में बैठा लें, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि यूरोपियन प्रागैतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड ध्यान रखेंगे 50,000 से 5,000 ईसा पूर्व, ये चीज यहां पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो जो पूरा पाषाण काल का समय है वो इसी से रिलेट करना है आपको। तो 50,000 से 15,000 आ जाता है। कहां? 50,000 से 15,000 इसका टाइम पीरियड है। 50,000 से 15,000 ईसा पूर्व, ये टाइम पीरियड है किसका? पूरा पाषाण या पेलियोलिथिक एज का। अगर बात करें तो इसकी तो यहां से 15,000 ईसा पूर्व से कहां तक? 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, ये टाइम पीरियड किसका है? मेसोलिथिक एज का या मध्य पाषाण काल का। अगर टाइम की बात करें नव पाषाण काल की, तो सभी बच्चों को कल ही हमने वीडियो में बताया है, जो वो टाइम प्राचीन निकाल रहे थे कि कितनी प्राचीन यूरोप की कला है, तो उसमें बताया था 10,000 से 5,000 वर्ष ईसा पूर्व, 5,000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 10,000 से 5,000। और भारत की, यहां पर भारत की भी जान लेते हैं, तो वो कितनी है? तो वो 3,000 है, आप लोगों को जानते हैं। 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो ये टाइम पीरियड आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो यूरोपियन प्रागैतिहासिक काल का 50,000 से 5,000, और फिर उसके कालखंडों में जब बांटा गया तो 3 काल बने, तो तीनों को अलग अलग डिवाइड किया गया। इसमें से भी पूछ सकता है और ऊपर से भी पूछा जा सकता है कि मेन पूरा प्रागैतिहासिक टाइम कितना है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे। तो अब प्यारे बच्चों एक चीज और यहां पर ध्यान रखेंगे कि यूरोप की प्रागैतिहासिक कला पर सबसे अधिक कार्य यूरोप की प्रागैतिहासिक कला पर सबसे अधिक कार्य फ्रांस के पुरातत्वविद, उनका नाम है हेनरी ब्रुइल ने किया है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोप की प्रागैतिहासिक कला पर सबसे अधिक किस विद्वान ने कार्य किया है। तो ये फ्रांस के एक पुरातत्वविद होते हैं, हेनरी ब्रुइल ने सबसे अधिक कार्य किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करें तो यहां पर जो है ब्रुइल महोदय ने यूरोपियन प्रागैतिहासिक काल को
तकनीक या कला के आधार पर कला के आधार पर दो भागों में विभाजित किया है। यानी ब्रुइल महोदय ने ये पूरी जो यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल है, इन्होंने उसको काल को तकनीकी व कला के आधार पर दो भागों में बांटा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। वो दो भाग कौन कौन से हैं, युग के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। तो पहला है आर्गनेशियन पेरिगार्डियन युग। एक ये है जिसका टाइम पीरियड उन्होंने 30,000 से 20,000 ईसा पूर्व बताया है। जो आर्गनेशियन पेरिगार्डियन युग है उसका ब्रुइल महोदय ने टाइम पीरियड 30,000 से 20,000 ईसा पूर्व बताया है। और जो दूसरा है, दो भागों में बांटा है, दूसरा है सैल्यूट्रियन मैगडेलिनियन युग। इसका टाइम पीरियड उन्होंने 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व बताया है। 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व बताया है। ये चीज ध्यान रखेंगे। ये दो कालखंडों में उन्होंने यूरोपियन प्रागैतिहासिक काल को बांटा है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली बात करें तो यूरोप की जो प्रागैतिहासिक कला है उसके पूरे क्षेत्र को, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला क्षेत्र को, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, यूरोप की जो पूरी प्रागैतिहासिक ये कला, ध्यान रखना, कला क्षेत्र है उसको फ्रैंको कैंटाब्रियन कहा जाता है। फ्रैंको कैंटाब्रियन नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, फ्रैंको कैंटाब्रियन किससे संबंधित है? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला क्षेत्र से। किससे? यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला क्षेत्र से, क्योंकि उसी के कला क्षेत्र को फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र नाम से जाना जाता है। और इसमें बात करें, इसमें लगभग 120 केंद्र आते हैं। 120 केंद्र आते हैं, जिसमें 2 केंद्र अति महत्वपूर्ण हैं। अति महत्वपूर्ण है। पहला है उत्तरी स्पेन, दूसरा है पश्चिमी दक्षिणी फ्रांस। उत्तरी स्पेन, पश्चिमी दक्षिणी फ्रांस,
ये प्रमुख केंद्र दो हैं किसके? फ्रैंको कैंटाब्रियन के, जहां से प्राचीन गुफाएं प्राप्त होती हैं, यहां से प्राचीन गुफाएं प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसी स्पेन को। और फिर जैसा कि प्यारे बच्चों आपने देखा दो कैंटाब्रियन क्षेत्र हैं, कौन? एक तो उत्तरी स्पेन और दूसरा क्या है? पश्चिमी दक्षिणी फ्रांस। पश्चिमी दक्षिणी फ्रांस ये कैसे है? तो देखिए इधर पर हम बात करें तो ये आपका फ्रांस होता है, क्या? फ्रांस। और इसी से मिला हुआ ये अगर बात करें तो ऐसे ये मान लेते हैं, ये रियल मैप नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ये आपका क्या पड़ता है? ये आपका स्पेन है, स्पेन। स्पेन। अब यहां पर उत्तरी स्पेन, उत्तरी मतलब ये ऊपर का हो गया और ये यहां पर दक्षिण हो गया, और ये पश्चिम है, ये पूरब है। इसमें भी अलग कर लेते हैं तो ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ऐसे है। तो देखिए ये क्या है? उत्तरी स्पेन है। क्या है? ऊपर वाला हिस्सा है उत्तरी स्पेन, या कह सकते हो उत्तरी पूर्वी स्पेन। तो उत्तरी पूर्वी भी सही है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है उत्तरी जो है स्पेन की बात कर रहे हैं, और यहां जो है वो दक्षिण का है, तभी लिखा है दक्षिणी फ्रांस। दक्षिणी पश्चिमी, पश्चिम में ये हिस्सा पड़ता है ना, ये वाला, ये तो ये कहां पड़ता है? पश्चिम में, क्योंकि इस साइड पश्चिम है और इधर पूरब है, तो पश्चिम का दक्षिण वाला भाग, दक्षिण मतलब नीचे वाला भाग, तो यही कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये दो ध्यान रखना है, मैप में समझ सकते हो आसानी से। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे स्पेन की गुफाएं। स्पेन की गुफाएं, जो स्पेन में गुफाएं हैं, क्योंकि ये कैंटाब्रियन क्षेत्र है, यहां स्पेन में कुछ गुफाएं मिली हैं। तो सबसे एक बहुत प्रसिद्ध जो है गुफा वो है, यहां पर लिख लेना है सभी को, स्पेन की अल्टामीरा। स्पेन की अल्टामीरा गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है ये, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो इस पर चर्चा कर लेंगे, बाकी तो सब सिर्फ नाम की हैं, एक दो चित्र प्रसिद्ध मिले हैं तो उससे जो है उनको पहचाना जाता है। लेकिन इसका महत्वपूर्ण योगदान क्यों है ये चीज आपको बताना है, क्योंकि ये विश्व की प्रथम गुफा है, विश्व की मानव चित्रित प्रथम गुफा है, विश्व की सबसे प्राचीन ये गुफा है, इसलिए इसको हम प्रसिद्धि मानते हैं। तो यहां पर लिख लो, यह विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है, विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है, पहली बात। दूसरी बात, यह मानव द्वारा चित्रित विश्व की प्रथम गुफा है। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, पूछ लेगा तो आप बता नहीं पाएंगे। खोज की बात करें, इस पर खोज पर 1879 ईस्वी को जो है, एक नाम याद रखना है, मार्सेलिनो द सातवोला, ये नाम महत्वपूर्ण है। तो ये अपनी पुत्री के साथ इस अल्टामीरा गुफा में गए थे, इनकी 12 वर्षीय पुत्री,
पुत्री, क्या नाम था उसका? मारिया सातवोला। 12 वर्षीय पुत्री मारिया सातवोला, इसने खोज की है। ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है। 12 वर्षीय पुत्री मारिया सातवोला, इसे कहीं कहीं 8 वर्षीय बताते हैं, 8 वर्षीय, लेकिन करेक्ट आंसर 12 वर्षीय है। अगर 12 दिया है, 8 दिया है तो आप 12 को सही मानेंगे, 8 को नहीं मानेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर मान लो 12 वर्ष नहीं दिया है तो 8 वर्षीय कर सकते हैं। ये 8 वर्षीय पुत्री जो है मारिया सातवोला ने सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा के चित्र देखे थे। ये किसकी पुत्री थी? तो मार्सिलिनो द सातवोला। और यहां से भी क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगर मान लो मारिया सातवोला का नाम ना हो तो इनका भी नाम आएगा, क्योंकि वो इस समय वहां पर मौजूद थे। जब इसने चित्र देखा है तो इसी के साथ ही थे, तो इसलिए कह सकते हो अगर इसका नाम नहीं आया तो किसका नाम आ सकता है? मार्सिलिनो द सातवोला का नाम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये साथ ही में थे। और इसने देखा क्यों? क्योंकि यहाँ की जो छत है, छत वो 6 से 7 फुट की है, 6 से 7 फुट की ये छतें हैं। तो उसमें कोई व्यक्ति अगर जाता है तो उसे झुक के चलना पड़ता था। और कहीं कहीं तो 2 फुट की भी है, कहीं कहीं 2 फुट की है, लेकिन कहीं कहीं 6 फुट तक की है। फिर भी अगर लंबा आदमी है तो उसमें झुक के चलेगा, तो वो झुक के चल रहे थे। ये 12 वर्षीय पुत्री इनकी थी। ये ऊपर इधर उधर देख रही थी, तो इसकी नजर ऊपर दीवार में चित्रित एक चित्र था, उसको देखा था, तो इसीलिए इसको माना जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप खोज से संबंधित ये टाइम पीरियड तो ये ध्यान रखेंगे, लेकिन इसमें से आप लोग अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि मेरा बताने का फर्ज था, बाकी पेपर जैसा आएगा उस हिसाब से आप लोगों को काम करना है। अब निर्मित अगर बात करें, निर्मित तो ये चूना पत्थर से निर्मित है, चूना पत्थर से निर्मित है, चूना पत्थर से निर्मित है। और बात करें तो ये 300 फुट या गज में फैली है ये गुफा अल्टामीरा की। 300 फुट या 300 गज कुछ भी हो सकता है, तो 300 फुट या 300 गज ये ध्यान रखना है। अल्टामीरा की जो गुफा है 300 फुट या गज में फैली हुई है। और ये मेन दरवाजे से 30 गज या फुट कह सकते हो, ये अंदर जाने के बाद आपको चित्र देखने को मिलेंगे। मेन दरवाजे से गए 30 गज या 30 फुट आगे जब चलेंगे तब ये चित्र आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक चित्र पूछ लेता है, पूछा गया है सर्वाधिक चित्र। तो सर्वाधिक चित्रों में एक जानवर का नाम याद रखेंगे, जंगली भैंसा। जंगली भैंसा या बाइसन ये जंगली भैंसा ही है, इसको जंगली भैंसा ही कह सकते हैं। तो बाइसन या जंगली भैंसा, इसके चित्र सर्वाधिक मिले हैं अल्टामीरा से। अल्टामीरा से किस पशु के सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो जंगली भैंसा के। आप लोग ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और इसे प्रागैतिहासिक सिस्टाइन चैपल, इसे प्रागैतिहासिक सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। ये भी चीज ध्यान रखेंगे। वो जहां भित्त चित्र पाए जाते हैं सिस्टाइन चैपल,
और इसे प्रागैतिहासिक सिस्टाइन चैपल कहा जाता है क्योंकि इसमें भी भित्त चित्र पाए गए हैं। तो ये भी आप लोग हैं बच्चों, मार्सेलिनो दा सातवोला ने इसे द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल कहा है। ये चीज ध्यान रखेंगे, जो मार्सेलिनो दा सातवोला हैं, जिनकी पुत्री ने जो है इस अल्टामीरा की खोज की थी, चित्रों की खोज की थी, तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया है, द रूफ ऑफ ग्रेट हॉल। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे यहां से। और रंग की अगर बात कर लें, अल्टामीरा रंग कौन से प्रयोग हुए हैं, तो चारकोल को साधारण भाषा में कोयला कहा जाता है। और दूसरा याद रखना है हेमटिट। वैसे तो ये लौह अयस्क है, लौह अयस्क, लेकिन लौह अयस्क मतलब जो लोहे पर क्या जंग टाइप में लग जाता है, रेड, तो उसी को लौह अयस्क या गेरू भी कह सकते हो। जो भूमि से मिलता है हेमटिट, उसे गेरू कहते हैं, जो लोहे से निकलता है वो लौह अयस्क होता है। तो गेरू या लौह अयस्क कह सकते हो। चारकोल तो कोयले को कहा जाता है, ये भी चीज याद रखेंगे। और चित्र की बात करें, चित्र जो प्रसिद्ध हैं, तो यहां से अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं, अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं, ये ध्यान रखेंगे। और एक चीज जंगली भैंसा यहां अधिक मात्रा में मिले हैं, अधिक मात्रा में मतलब कई मिले हैं अधिक मात्रा में। और दूसरा एक भैंसे में ही एक आक्रमण करता महिष, या महिष की जगह पर भैंसा, या इसी के जगह पर बाइसन, तीनों में से कुछ भी आएगा। एक आक्रमण करता महिष, या महिष को ही भैंसा बोलते हैं या बाइसन भी बोलते हैं, तो इसमें से कुछ आएगा, तो वो भी अल्टामीरा गुफा से ही चित्र है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जानकारी आपको अल्टामीरा गुफा की विधिवत तरीके से दे दी गई, जहां से भी क्वेश्चन बनने वाले थे तो आपको बताया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे आपको इस अगली गुफाओं के बारे में लेकर के, अच्छी तरीके से हम एक एक टॉपिक को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कल हम स्पेन की बची हुई अन्य गुफाएं और फ्रांस की गुफाओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो बच्चे अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो यथाशीघ्र 300 रुपए का पेमेंट करके, 300 रुपए का पेमेंट करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा एक नंबर है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, 9628354569। ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 300 रुपए में संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा, जो वीडियो के माध्यम से साप्ताहिक मंथली टेस्ट रहेगा, और अंत में आपको फ्री नोट जो भी हस्तलिखित होगा वो भी हस्तलिखित होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं जबरदस्त गुफाओं को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।